आज जिस मैं एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनीमे की स्टोरी फ्यूचर में सेट है। साथ ही हमारी धरती पर एपोलिप्टिक वार हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग एक एंड्रॉइड में बाहर रहते हैं, लेकिन एंड्रॉइड्स के ऊपर एक वायरस का खतरा मंडराता है, जिसकी वजह से वो कुछ हत्याएं करने चालू कर देते हैं। अब इस मूवी में क्या होने वाला है और ये डेथ नोट जैसा क्यों लगता है, इसकी वाइब्स क्यों आती हैं ऐसी, ये तो आपको स्टोरी लाइन में देख कर ही समझ में आएगा। तो यार, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें कुछ लोगों को दिखाया गया जो कि कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और किसी स्पेसिमेन पर टेस्ट अप कर रहे हैं। डॉक्टर डेडलूसा यानी कि ह्यूमनो एक हमें स्पीसीज़ को दिखाया गया है। स्पेसिमेन के ऊपर टेस्ट करते वक्त यहाँ पे डेडलूसा यानी कि इस डॉक्टर को दिखाया गया है जो कि उस पर टेस्ट करती है, और यह स्पेसिमेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से अपने हाथ और पैर पर लगी हथकड़ियों को ये बहुत ही ईजिली तोड़ देता है और शीशे पर भी अटैक करता है, जिससे हमारी डेडलूस बहुत ज़्यादा डर जाती है यानी कि डॉक्टर। दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि अपने बेड पर लेटा होता है। 9:32 हो रहे होते हैं और वो सुबह उठकर कहीं जा रहा होता है। यहाँ पास से जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है और हमें एक आदमी को दिखाया गया है जो कि खिड़की के पास खड़ा होता है और हमें लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया गया। यहाँ हमें एक अंदर का सीन दिखाया गया है। एक्चुअल में ये पूरी जगह एक स्पेस क्राफ्ट है जहाँ पे पूरी सिटी बसी पड़ी है, जिससे समझ में आता है कि ये सिटी बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक और मेयर को दिखाया गया है जिसका नाम राउल क्रीड है और ये अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। ये सभी लोग एक लॉ को फॉलो करते हैं जिसका नाम विंसेंट लॉ है। ये लोग काम करते हैं। साथ ही साथ हमें एक ह्यूमन को दिखाया गया है जो कि उन सभी बंदों पर या फिर कहूँ रोबोट्स पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक के दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। हमें डॉक्टर डेडल्यूस को दिखाया गया है जो कि प्रॉक्सी नामक स्पेसिमेन पर टेस्ट कर रही होती है जिनके ऊपर वायरस फैला है। यहाँ पे हमें एक ह्यूमन को दिखाया गया है जो कि इन सभी का हेड है और इस बंदे का हमें फेस रिवील नहीं किया गया। जिसके बाद हमें दिखाया गया उन मूर्तियों को जिनसे आवाज़ें आती हैं। दूसरी तरफ हमें इगी को दिखाया गया है। ये भी एक तरह का रोबोट है, लेकिन ये हमेशा से ही साथ में रहता है रे के। रे इस मैन के अंदर जो कि वो भी आपने फ़ोटो देखी है उसके साथ रहने वाला जो कि सबसे बड़ा आदमी यानी कि मेयर है। रे अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब वो उन प्रोजेक्ट्स को देखती है जहाँ पर उनका एयरशिप अभी भी डैमेज हुआ होता है, यानी कि एक तरफ का पार्ट किसी वायरस यानी कि प्रॉक्सी वायरस की वजह से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे एक बंदे की डिटेल्स दी होती हैं। यहाँ पे हमें इस बंदे के नाम और पता कुछ भी नहीं बताया गया है। इगी इस आदमी के बारे में पूछता है जहाँ पे वो उसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं करती और दोनों ही इस डिस्कशन के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि फ़ोन में बात करने के साथ ही उस फ़ोन को किनारे रखती है और आराम करने लगती है क्योंकि उसे एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ हमें एक मॉल को दिखाया गया है जहाँ पे सभी लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं और हर बंदे को फेलो सिटीजन के नाम से बुलाया जा रहा होता है। तरफ हमें हेडक्वार्टर्स के अंदर दिखाया गया है एक बंदे को जो कि साइन अप कर रहा होता है और वहीं पर उसका एक असिस्टेंट रोबोट भी होता है जो कि एक बंदे को देखता है जो कि काफ़ी क्रीपी तरीके से चल और बिहेव कर रहा होता है, जहाँ पे वो कुछ स्नैक्स निकालता है और मिल्क के साथ उसे पीने लगता है, जहाँ पे उसके टेस्ट लेने के लिए वो रोबोट आ जाता है। और ये वही बंदा है जिसे अभी कुछ देर पहले रे देख रही होती है अपने वॉकलेट पे। साथ साथ वो उसके कोई भी जवाब नहीं दे पाता कि वो इतने दिन से कहाँ था और क्या कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पर रे आती है। रे उन सभी से पूछती है अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई हो तो हम कुछ और अदर इन्वेस्टिगेशन कर लें क्या। एक्चुअल में जो अभी कुछ समय पहले फाइटिंग हुई थी उसमें जो मर्डर हुए थे उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रे आई हुई है और ये इन्वेस्टिगेशन हाई इंटेलिजेंस के लिए है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है उस ह्यूमन को जिसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और यहाँ पर वो यानी कि रे इन सभी को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें कुछ चीज़ें पता चलती हैं जिसे देखने के लिए वो उस स्पॉट पर जाने के लिए रेडी होते हैं जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था या फिर गन बंदूक से गोली चलाकर उस आदमी की हत्या की गई थी। फाइनली यहाँ पर रे डिसाइड करती है कि वो इस जगह से जाएगी। यहाँ पे हमें उस बंदे को फिर से दिखाया गया है जो कि उस जगह पे ड्यूटी पर था, लेकिन उसके हाथ से ये सारी चीज़ें छूट गई और वो एक्सीडेंट हो गया।
लेकिन मैं बता दूं, इसी बंदे ने उन लोगों की जान ली है और इस बात की अभी तक कोई भी खुलासा नहीं है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होता। तो साथ ही साथ ये लोग उस जगह पे जाने को रेडी होते हैं, लेकिन इनके फाइल में इनका एयरशिप अभी भी डैमेज दिखाया गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सभी लोग उस बंदे को डांट रहे होते हैं जिस बंदे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं बता दूं शायद इसी ने उनके खून किए हैं। रे अभी भी शक कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है डेडलियस ह्यूमैनो को, यानी कि डॉक्टर को, जो कि उस स्पेसिमेन के बारे में बात करती है राहुल से। राहुल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और अलग तरह का इंसान है जो कि अपने असिस्टेंट से कुछ बातें छुपा कर रखता है। अब वो क्या है वो आपको इन फ्यूचर आगे पता चल जाएंगी। गाइस, मुझसे एक गलती हो गई है। जहाँ पे सभी लोग के असिस्टेंट को दिखाया गया है वो सभी के सभी ह्यूमंस हैं, यानी कि ह्यूमंस एंड रोबोट का मिक्सचर बोल सकते हो आप लोग। जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और रे इगी को शांत रहने के लिए कहती है और वो जल्द से जल्द दौड़कर छत वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक ह्यूमन कुछ कपड़ों के साथ बैठा होता है और वहाँ पर एक और क्रीचर होती है जिसका टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है एक तरह की साइबॉग है, यानी कि आधा ह्यूमन और थोड़ा सा मतलब मशीनरी पार्ट्स। खैर, इगी ये सारी बात रे को बताता है। रे उन बातों को सुनती है और छत की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर एक प्रॉक्सी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से वो अपने आप को बचाती है, साथ साथ उस प्रॉक्सी के ऊपर गन भी चलाती है, लेकिन ये प्रॉक्सी उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ हमें उस कंपेनियन को दिखाया गया है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती है कि तभी रे के पीछे एक मशीन आता है जिसे रे धड़ाशाही कर देती है कुछ ही बंदूक की मदद से। यहाँ पर हमें रे को दिखाया गया है जिसका ध्यान भटकाने के लिए वो मशीन आई होती है कि उतने में ही वो लड़की उस जगह से जंप कर देती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस लड़की का पैर एक ह्यूमन का था, इसलिए वो पैर उसका वहीं पर उखड़ जाता है। हादसे को देखने के बाद रे के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, वो कौन है। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया गया है और ये वही बंदा है जिसे अभी कुछ समय पहले डांटा जा रहा था, और इस बंदे ने अभी एक रोबोट गर्ल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसके अंदर कुछ खराबी आ गई होती है। फाइनली उस लड़की को वो बहुत ही ईजिली ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ की मालकिन से बातें करता है, और वो लड़की कुछ ही समय में ठीक हो जाती है और अपनी मम्मा से बातें करने लगती है। एक्चुअल में ये एक रोबोट सर्वेंट है जो कि अपनी मम्मा के लिए काम करती है, और वो उस औरत को अपनी मम्मा ही कहती है और उसके बच्चे को भी संभालती है। तो हमें रॉल को दिखाया गया है जिसे एरसाट्स ने बुलाया होता है। एक्चुअल में ये जिसका शासक है, जो इस जगह पे शासन कर रहा है, उसका नाम एरसाट्स है और वो इस जगह को रूल करता है। साथ ही साथ वो ये चाहता था कि इस प्रॉक्सी यानी कि इस वायरस का कुछ जल्द से जल्द किया जाए, वरना लोगों की ऐसे ही जान जाती रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द उन सभी लोगों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और इस वायरस को रोका जाए। जिसके बाद यहाँ के गॉड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो चाहते हैं ये ओगीटो नाम का वायरस जल्द से जल्द हमारी जगह से चला जाए, और ये कमांडर्स इस बात का रिप्लाई करते हैं। ईगी को दिखाया गया है जो कि काफ़ी शांत तरीके से देखता है, यानी कि रे को, जो कि एक ब्लड को टच करने वाली होती है, जहाँ पे हमारा ईगी उसे बताता है इस ब्लड को बिल्कुल भी टच मत करो। तो रे समझ जाती है कि इस ब्लड में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसको टच नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है, यानी कि घर के लिए। के बाद हमें उस बंदे को दिखाया गया है जो कि अपने सामान को लेता है कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो उस कॉल को पिकअप करता है और बातें करने लगता है। एक्चुअल में ये कॉल रॉल का होता है। रॉल उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो उससे मिलना चाहेगा। दूसरी तरफ रॉल को दिखाया गया है जो कि एक खराब पड़ी जगह पर जाता है और उस जगह को देखता है जहाँ पे डेडलियस ह्यूमैनो यानी कि डॉक्टर उस स्पेसिमेन पर काम कर रही होती है, और इस जगह को देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है हो ना हो यहाँ पे प्रॉक्सी होने के कुछ चांसेस हैं, क्योंकि यहीं पर उस प्रॉक्सी को बांध कर रखा गया था और इस जगह पर डेडलियस भी होती है, यानी कि डॉक्टर। दूसरी तरफ ईगी को दिखाया गया है जो कि रे को उसके घर पर छोड़ती है, और रे को घर पर छोड़ने के साथ ही रे अंदर की तरफ आती है और अपने सोफे पर बैठकर उस हादसे को याद करने लगती है। उस इंसिडेंट को याद करती है जो कि अभी कुछ समय पहले ही घटी होती है उसके साथ। दूसरी तरफ ईगी को दिखाया गया है जो कि एक बाइकर को देखता है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से गाड़ी को चला रहा होता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसकी फ़ाइल यानी कि हमारे रे की फ़ाइल उसकी गाड़ी पर ही छूट गई है।
तो जल्द से जल्द गाड़ी को टर्न लेता है और रे के पास पहुंचने की कोशिश करता है, जहां पर रे नहाने के लिए अपना कपड़ा उतारती है तो उसके शीशे पर लिखा होता है अवेकनिंग। के साथ उसका छत फाड़कर एक प्रॉक्सी 1 आता है। गाइस, इसका नाम प्रॉक्सी 1 है, तो यार मैं इसे प्रॉक्सी 1 ही बुलाऊंगा। प्रॉक्सी 1 के ऊपर एक और प्रॉक्सी आता है जिसे कुछ देर पहले ही उसने अपने आप को छुड़ाया था और इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग होती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन प्रॉक्सी 1 के टच करने पर हमारी जो रे होती है वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस जीव को देखते हुए, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एपिसोड 2 कन्फेशन। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है रे को, जो कि उन सभी लोगों की जान पहचान करती है जो कि कल रात पे जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, कि इनमें से कोई तो हो सकता है जो कि प्रॉक्सी 1 हो और उसी की वजह से ये वायरस फैला हो, और अगर वो रे को जानता है इसलिए वो रे के पास दोबारा से आएगा। इसलिए रे सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि एक बंदे पर हमें बहुत लंबे समय से शक है और ये वही बंदा है जिसे अभी कुछ समय पहले दिखाया गया है, यानी कि प्रॉक्सी 1 हो सकता है ये। इसके ऊपर अभी भी टेस्ट चल रहे होते हैं और उस अटैक के ऊपर भी इसी बंदे का हाथ हो सकता है, इसलिए लोग इसे प्रॉक्सी 1 समझने की गलती कर रहे हैं। तो रे अभी इस बंदे के बारे में कुछ कह नहीं सकती कि यही प्रॉक्सी 1 हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये चेहरा बहुत ज़्यादा भोलापन है। लेकिन इस भोलेपन के पीछे क्या हो मकसद है ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। ऐसा रे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे सोचती है और सोच रही होती है कि वो बंदा कौन हो सकता है जो कि उसे इतने करीब से जानता है और उसके होंठों को छुआ। एक्चुअल में वो उस याद को फिर से जी रही होती है, अभी भी सोच रही होती है वो कौन हो सकता है जो कि उसे इतने करीब से जानता है। जहाँ पे वो अपने मेन बॉस से मिलती है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगती है कि वो इस हादसे को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इगी इस बात के लिए बिल्कुल इनकार कर देता है, जहाँ पास से वो उसकी तरफ देखती है और कुछ न कहते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अभी बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये एक सिक्योरिटी एजेंसी है जहाँ पर आप सिंसियरली सबसे बात करोगे। और इस अटैक को लेते हुए हमें दिखाया गया उस चिप को जहाँ पर आधा हिस्सा डैमेज हो चुका है उस वायरस की वजह से। रॉल उन सभी चीज़ों को देख रहा होता है और अपनी असिस्टेंट से इन सभी चीज़ों के लिए डिस्कशन करता है, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट ये बताती है कि ये अटैक एक वायरस की वजह से है जिसका नाम कोगिटो है। कोगिटो वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सीन चेंज होता है और दिखाया गया है हमारी रे को, जो कि डेडलियस के पास आती है और डेडलियस उसका मरहम पट्टी करती है, जहाँ पे वो एक PHP देखती है जिस पर रिस्क लिखा था। इसलिए वो एक बहाना बनाती है जिससे उसे ऐसा लगे डॉक्टर को, जिससे वो बेहोश हुए और कमज़ोर है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बैठाती है और बाहर चली जाती है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। उतने में ही वो उन सभी डेटा को देखने लगती है कि इसका क्या है, मतलब है ये इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों है। ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो समझ नहीं पाती, इसलिए वो शांत से फिर से बैठ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे डेडलियस यानी कि डॉक्टर वापस आ चुकी थी। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं पहले से कुछ बेटर फील कर रही हूँ। सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि खेल रहा होता है एक छोटी लड़की के साथ, और ये वही लड़की है जिसे अभी कुछ देर पहले एक डॉक्टर ने ठीक किया था। दूसरी तरफ ईगी को दिखाया गया है जो कि उस हादसे को लेकर अब हमारे रे से बातें करता है, और उस वायरस को भी यानी कोगिटो वायरस को लेकर जो उसने आतंक मचा कर रखा है। शायद हो न हो ये प्रॉक्सी 1 और प्रॉक्सी दोनों ही उसी से जुड़े हुए हैं। के बारे में हमें एयरस्टार्स से बात करनी चाहिए, यानी कि उसी शासक से। दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाया गया है जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है एक हाई सिक्योरिटी जगह पे। एक्चुअल में वो यहाँ पे काम भी करता है। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर देखता है कि एक बंदा जो कि शायद प्रॉक्सी है उस पर नज़र बनाए हुए है, और सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जहाँ पे एस्टस खड़े होते हैं, जहाँ पर रे उनसे मिलने आती है। रे उन PHP रिस्क के बारे में उनसे कुछ जानकारी चाहती थी या फिर उन्हें जानकारी बताना चाहती थी। अब फाइनली हमें कुछ सीन्स में उस बंदे का हाफ फेस दिखाया गया है जो कि आधा सड़ा हुआ है, जहाँ पर मैं बता दूं कि ये कनेक्टेड है गॉड से, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ आपस में ही बातें करती हैं और सजेशन देती हैं कि हमें उस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। जिस बात के लिए अब हमारी रे उनसे मदद मांगती है,
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया रॉल को। रॉल यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एक फुटेज को देखता है जहाँ पे एक बंदा भाग रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी जब असिस्टेंट आती है तो उस असिस्टेंट को देखते हुए उसने उस सीन को चेंज कर दिया होता है और उसके जाते ही वापस से वो उस फुटेज को देखना चल सकता है। एक्चुअल में प्रॉक्सी जब उस बंदे के पीछे भाग रहा होता है ये उस वक्त का फुटेज है। हमें रे को दिखाया गया है जो कि अपने घर पर पहुंचती है और आराम कर रही होती है। वो ईगी से कहती है कि उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के बारे में बताए और साथ ही साथ उस बंदे के बारे में भी जिसने उस पर हमला किया था। इसलिए वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या हुआ था वो दोबारा से रीड करेंगे। दूसरी तरफ इगी इन सभी बातों को अब रे को बताना चालू करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बच्ची और उस मॉम को दिखाया गया है जो कि अपने बेबी के साथ आई हुई होती है और यहीं पे रॉल भी होता है। रॉल उस बंदे को भागते हुए देखता है जिसे उसने फुटेज में देखा था और उसके पीछे एक प्रॉक्सी पड़ा हुआ था। ये वही वायरस वाला बंदा है जिसके ऊपर पूरा ये शरीर में फैला है, लेकिन वो गलती से उस बच्ची यानी कि उसकी ऑनर और उसके बेटे दोनों को ही ख़त्म कर देता है वो प्रॉक्सी। इसी के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है जहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है कि उसे बचा लिया जाए। लेकिन यहाँ पे रॉल कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी असिस्टेंट उससे बार बार चलने के लिए कह रही होती है, क्योंकि अगर यहाँ से वो नहीं कहे तो वो ख़त्म भी हो सकता है। साथ ही साथ हमें दिखाया कि उस बंदे को किसी से बचने के लिए उन गेट्स को क्लोज कर देता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो गेट तोड़ देता है। हमें दिखाया गया है जहाँ पर लिखा होता है सिटीजन सिक्योरिटी नॉट क्रॉस, यानी कि सिटीजन्स अंदर की तरफ नहीं आ सकते क्योंकि मॉल के अंदर बहुत बड़ी तबाही मची होती है। कई लोगों की जान गई है, कुछ बच्चे मारे गए हैं जिन्हें पॉलीथीन में रैप करके बाहर ले जाया जा रहा होता है और रॉल इन सभी के बारे में जानना चाहता था। इसीलिए वो उस बंदे के फुटेज में देखता है जो कि भाग रहा होता है प्रॉक्सी से बचते हुए और उसे कई सारे कैमरों में रिकॉर्ड किया गया है जहाँ पे प्रॉक्सी उसका पीछा कर रहा होता है। प्रॉक्सी इसके पीछे क्यों पड़ा है ये हमें आगे ही पता चलेगा, जहाँ पे रॉल शांति से उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें उस बच्ची को दिखाया गया है जो कि अपने बिना ऑनर के होते हुए उस घर को संभालती है और कुछ लोग आते हैं उस बच्ची को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब ऑनर ही नहीं रही तो वो बच्ची ज़िंदा रहकर क्या करेगी, किसका ऑर्डर फॉलो करेगी। तरफ हमें रे को दिखाया गया है जो उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त उसे एक लॉकेट मिलता है। ये वही जगह है जब उस पर अटैक हुआ था और वो अटैक के साथ यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया है जो कि यानी कि उस प्रॉक्सी यानी इस बंदे के पास पहुँचता है और इस बंदे की आँख पहली बार खुली हुई दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से ग्रीन कलर की है। तो नंबर 3 मेज सिटी, जहाँ पर हमें दिखाया गया उसी बंदे को और जहाँ पे वो ट्रेन के अंदर बैठा होता है और कुछ फ्लैशबैक्स को याद करता है जो कि उसके हाथ में वही लॉकेट होता है जो कि उसने पहनी हुई है। मैं बता दूँ ये वही लॉकेट है जो अभी रे के हाथ लग चुकी है और ये उस तबाही का साइन है जब पृथ्वी पर ये तबाही आई थी यानी कि एपोलिप्टिक। दूसरी तरफ उसे कॉल किया जा रहा होता है बार बार रे के थ्रू, लेकिन वो इस कॉल को पिकअप नहीं करता क्योंकि रे को पता चल चुका था उस इंसिडेंट वाले दिन इसी बंदे का हाथ हो सकता है क्योंकि ये वही बंदे का लॉकेट है और उसे एपिसोड नंबर 1 में देखा गया है जहाँ पर रे उसे कई बार कॉल करने पर थक जाती है और वो उस चेन को देखती है अपने हाथों पर रखे हुए कि वो चेन क्या हो सकता है। साथ ही साथ वो कुछ इन्वेस्टिगेट और भी कर रही होती है जहाँ पे उसे उस प्लेन के बारे में पता चलता है जो कि ख़राब हुआ होता है, यानी कि वही साइड जहाँ पे वायरस है। दूसरी तरफ हमें रॉल को दिखाया गया है जिसको कई बार कॉल्स आते हैं लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करता। ऐसा वो क्यों कर रहा है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं होता। जहाँ पे हमें उसी बंदे को दिखाया गया जो कि छुपा हुआ होता है और वो चुपचाप उस जगह पे पहुंचता है। साथ ही साथ वो देखता है उस बच्ची को जिसे ख़त्म करने के लिए यानी कि वापस से उस डस्टबिन में डालने के लिए मारने के लिए ऑप्शन दी गई होते हैं। कर में वो बंदा एक लाश से टकरा जाता है जहाँ पे वो मास्क पकड़ता है और वो मास्क को फेंक देता है। एक्चुअली वो मशीन है कि उस आहट को सुनते हुए वहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं और उस बंदे पर फायरिंग करना चालू करते हैं। हो ना हो यही प्रॉक्सी 1 है। मेरे हिसाब से वो सामान को इकट्ठा करता है जिसमें बुलेट्स और गन्स होती हैं और इसके बाद वो भागना चालू करता है। एक शीशे को तोड़ते हुए वो छलांग लगा देता है तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बंदा चोरी करने के लिए घुसा था। यहाँ पे हमें रॉल क्रीड को एक बार फिर से दिखाया गया है, जो कि उन सभी गॉड्स के सामने यानी कि एरसाट्स के सामने पहुँच जाता है और उनसे उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, यानी कि प्रॉक्सी 1 के वायरस के बारे में। को ये सारी चीज़ें करते हुए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसने बहुत बड़ी बात छुपाई है, क्योंकि उसे पता था कि प्रॉक्सी बहुत लंबे समय से उस बंदे का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हमें उस बच्ची को दिखाया गया है जिसे कुछ गार्ड्स मारने के लिए आते हैं और उसे वही बंदा यानी कि प्रॉक्सी 1 मिल जाता है और वो देखता है जहाँ पे परस्यूट लिखा होता है, यानी कि इस बच्ची को ख़त्म करने की बात लिखी होती है, जहाँ पे उस बच्ची को छुप कर रहने की हिदायत देता है वो, और वहाँ से जाने लगता है। रे देखती है और बार बार कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो कांटेक्ट करना चाहती थी उस बंदे से। क्या वही प्रॉक्सी 1 है? क्या वही उस जगह पर आया था? जिसके बाद यहाँ पे गार्ड्स को दिखाया गया है जो कि उस जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि तभी वो बच्ची नीचे गिर जाती है। उसकी आहट पाकर एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई ना होने की वजह से वो वापस चला जाता है और यहाँ पे उस बंदे ने उस लड़की का मुंह दबा कर रखा होता है जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना आए। लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा शातिर होती है और वो फ़ोन चुरा लेती है, जहाँ पे वो फ़ोन आने पर उस फ़ोन को पिकअप करते हुए बात करती है। और रे इस बात से थोड़ा सा हैरान होती है कि इसका फ़ोन एक बच्ची के पास क्या कर रहा है। जिसके बाद वो उस फाइल को लेती है और उसके बारे में पढ़ना चालू करती है, जहाँ पर वो बताती है कि शायद तुम्ही ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन वो उस वायरस से पीड़ित होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, इसीलिए वो कुछ ना कहते हुए बोलता है तुम मेरे पीछे मत आना। और जिसके बाद रे ये सुनते ही वो उस जगह से निकलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस बंदे को जो कि एक बैग उठाकर चुपचाप चल रहा होता है और एक जगह पर बैग फेंक देता है। जिसके बाद वो लड़की उस बैग को उठाते हुए अब उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद हमें रे को दिखाया गया है जो कि खुद ही कार ड्राइव करके उस घंटाहर जगह पर पहुंचती है। यहाँ पे उस बंदे को दिखाया गया है जो कि एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे याद आता है उस छोटी बच्ची के बारे में, इसलिए वो जल्द से जल्द उस बच्ची के पास पहुँचता है और वो देखता है कि वो बच्ची उसके पास टॉर्च है। तो फाइनली उसे रास्ता भी पता होगा इस जगह का, तो वो जल्द से जल्द बाहर निकलती है। रे के पासपोर्ट को यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को देखा जाता है और उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है क्योंकि वो हाई रैंक ऑफिसर है। साथ ही साथ हमें दिखाया गया उस बच्ची को और उस बंदे को जो कि उस गेट को तब ढूंढ लेते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया गया उस बच्ची को जो कि भागते हुए उस गेट के उस स्विच को दबाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ गॉड्स यानी कि वो मूर्तियाँ आपस में ही बातें करती हैं। अब मैं पहले बता दूं कि इन मूर्तियों के बहुत सारे नाम हैं, इसलिए मैं कोई भी नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ उन्हें गॉड्स बोल रहा हूँ। यहाँ पे उस बूढ़े आदमी से बात करते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया गया उस बच्ची को जो कि यहाँ रे के सामने आती है और रे उस आदमी को देखते हुए थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। साथ ही साथ वो उसे उस लॉकेट को भी दिखाती है और कहती है ये तुम्हारा ही लॉकेट है क्योंकि तुम्हारे गले में था और मैंने एपिसोड 1 में तुम्हें देखा था इस चूतियापे को करते हुए। साथ ही साथ वो इस बात को सुनता है और एग्री यानी कि मान लेता है कि तभी वहाँ पे इकी और काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इस बातों को लेकर घेर लेते हैं। यहाँ पास से दिखाया गया है इकी को जो कि उससे बात करने देता है कि तभी वो बच्ची उस गेट को ओपन कर देती है यानी कि लॉक्ड अप कर देती है, यानी कि एयर लॉक होल खुल जाता है जिसकी वजह से वो सब लोग पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। इगी रे को बचाने के लिए और उसके ऊपर मास्क लगा देता है जिससे उसे ऑक्सीजन मिलती रहे और यहाँ पर वो बंदा उस एयर लॉक के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा होता है क्योंकि उसने एक रॉड को पकड़ लिया था। एक्चुअल में वो बाहर निकलने की ही दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही होती है उस इंसिडेंट को लेकर, साथ साथ उस बंदे की आंखों को लेकर, क्योंकि उस बंदे की आंखें पूरी ग्रीन होती हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इस बीमारी में बहुत से लोगों की याददाश्त चली जाती है। छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कि उसी बंदे के साथ उस बैग को लेकर बाहर की तरफ चली जाती है क्योंकि लोग उसे भी मारना चाहते थे। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ साथ अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर विजिट ज़रूर करें। थैंक यू।